नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज हम मंथन करेंगे कांग्रेस के नेता शशि थरूर के चिंतन पर। उनके चिंतन के दो हिस्से हैं। पहला, मोदी के विकल्प पर विचार ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, संसदीय प्रणाली में कैसे विविधता और बहुलता को बनाए रखा जाए। शशि थरूर ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि एक बार फिर एक पत्रकार ने मुझसे एक ऐसे व्यक्ति को पहचान करने को कहा जो श्री मोदी का विकल्प हो। संसदीय प्रणाली में यह प्रश्न अप्रासंगिक है। हम किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्रपति प्रणाली में होता है, बल्कि एक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन का चुनाव कर रहे हैं जो सिद्धांतों और दृढ़ विश्वासों का एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की विविधता, बहुलता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अमूल्य हैं। श्री मोदी का विकल्प अनुभवी, सक्षम और विविध भारतीय नेताओं का एक समूह है जो लोगों की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित नहीं होगा। वे किस विशिष्ट व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे, यह गौड़ विचार है। हमारे लोकतंत्र की विविधता की रक्षा करना सबसे पहले आता है। तो सवाल उठता है कि भारत की विविधता, बहुलवाद और समावेशी विकास को कौन प्रभावित कर रहा है। दशकों से तुष्टीकरण की नीति अपनाकर मुस्लिम समुदाय को कौन जिहादी बनाता है। कौन विविधता की बात करके कानून का माखौल उड़ाता है। कौन कानून से परे जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के नारे लगाता था। कौन बहुलतावाद की विचारधारा को नकार रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात को घुमाकर रखते हैं ताकि उन पर कर्तव्यों का बोझ नहीं लादा जा सके और देश में डर का माहौल पैदा कर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। आपको बता दें कि भारत में कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में पारसी जो 0.01% आते हैं। दूसरे नंबर पे जैन आते हैं जिनकी जनसंख्या में कुल भागीदारी 0.4% है। तीसरे नंबर पे बौद्ध आते हैं जिनकी 0.7% भागीदारी है। सिख आते हैं 1.7% के साथ। ईसाई आते हैं 2.3% के साथ। मुस्लिम आते हैं लगभग 15% के साथ। लेकिन इस तरह के आंकड़े में वो आदिवासी, महिला, वंचित, दलित जैसे अल्पसंख्यक नहीं दिखते हैं जो दिखने चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय एक अकेला व्यक्ति होता है। असल में अल्पसंख्यक अधिकार एक सामान्य, निजी या कहे व्यक्तिगत अधिकार होता है जो नस्ली, जाति, वर्ग, धार्मिक, भाषाई या लिंग या यौन अल्पसंख्यकों के सदस्यों पर लागू होता है। किसी भी अल्पसंख्यक समूह को दिए गए सामूहिक अधिकार भी हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों में अस्तित्व की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। पहचान की सुरक्षा, प्रचार और राजनीतिक जीवन में भागीदारी भी इस अधिकार में शामिल होती है। इसमें नास्तिक, एक्स मुस्लिम, एक्स जेंडर, थर्ड जेंडर, LGBT जैसे लोगों के भी अधिकार शामिल होते हैं। इसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय और उनकी निजता की संकल्पना की जाती है ताकि हर व्यक्ति अपनी बात को समाज में बिना डर भय के रख सके। सामाजिक भागीदारी की स्वतंत्रता हो, अस्तित्व की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। किसी भी विषय पर, उसमें धर्म भी शामिल है, पर वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हो। कानून का अंकुश उतना ही इन पर होना चाहिए जितना बहुसंख्यक समुदाय पर लागू होता हो। आपको बता दें कि शशि थरूर पर अंग्रेजियत के रोमांस कई बार सवार हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा चार्टर या कहें आजादी का महान चार्टर इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 2015 में जारी हुआ। यह लैटिन भाषा में लिखा गया था। इसके जरिए समाज को अराजकता से बचाने वाले सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की गई।
इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का वचन दिया और स्वीकार किया कि राजा की इच्छा कानून की सीमा में बंधी रहेगी। मैग्ना कार्टा ने राजा की प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट रूप से पुष्टि की, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उल्लेखनीय है। यह चार्टर राजा, सामंतों और साधारण जनता सबके लिए वैधानिकता का प्रतीक बना। ब्रिटिश वैधानिक अधिनियम का श्री गणेश भी यहीं से माना जाता है। अब इसके बाद दो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मोदी का विकल्प क्यों नहीं चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ अकेले व्यक्ति के अधिकारों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है। क्या तुष्टीकरण के लिए विविधता और बहुलता की बात दोगलापन नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जिसमें संजय बंसल हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और जीएस सोढ़ी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय बंसल जी, पहला सवाल आप ही से। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा के मापदंड क्या हैं? कहां वो स्पेस आता है जिसके जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाता है? आप ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। ये आपको किसी सोशलिस्ट से पूछना चाहिए, ये किसी पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कानून का पालन करता हूँ, कानून को ही जानता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का शब्द मुझे तो कोई दिखता नहीं है। आपको अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, अगर भारत के संविधान की बात करें तो? जी, अल्पसंख्यक की परिभाषा जो है कम से कम 100 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी समुदाय जिसकी जनसंख्या कम है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है किसी तरीके से, वो अल्पसंख्यक की जो है परिभाषा में कवर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है, जजमेंट उसके ऊपर। तो अल्पसंख्यक का मतलब कोई एक पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर धर्म नहीं है। अब कोई भी जो है जैन समुदाय जो है वो भी अल्पसंख्यक है, और भारतीय समुदाय अभी ने अपने प्रस्तावना में बताया जैसे सब वो अल्पसंख्यक ही है वो लोग। संजय जी, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, आज के दौर में जब तमाम तरह की विचारधाराओं का सम्मान हो रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं जो मानवाधिकार को बढ़ावा देती हैं, उसके तहत हो रहा है कि अगर आप व्यक्ति की निजता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो आप अल्पसंख्यक अधिकारों की बात ही नहीं कर सकते हैं। उसमें सभी लोग मारे जाते हैं, अल्पसंख्यक हो या बहु विविधता की बात कर ली जाए, बहुलवाद की बात कर ली जाए, इन सब में उनके अधिकार मारे जाते हैं। मुझे आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उससे कोई बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। उसका कारण ये है कि जो है आज हो रहा है अल्पसंख्यकवाद, बहुवाद, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। बाकी आपके दो पैनलिस्ट हैं, बड़े जानकार लोग हैं, वो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है वो हर नागरिक, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो जो है किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, बिना धर्म का हो, उसको समान रूप से देखता है, उसको समान रूप से कानून की प्रोटेक्शन देता है, उसको समान अधिकार देता है, समान उसको मौके का अधिकार देता है। और मुझे जो है उसमें जो है कोई अल्पसंख्यक का कोई प्रोटेक्शन कुछ प्रोविजंस में है, कुछ जातियों का प्रोटेक्शन रिजर्वेशन में है जो कि स्पेशल प्रोविजंस है, और उसका जो है फायदा जो है आज 70 साल के बाद जो है 74 साल के बाद जो है दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो है समुदाय इस देश के थे जो कि जिनको गांव में जो है चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, जिनको जो है एक कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, और उनकी वजह से देखिए आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको दलित कहते हैं, उनको अल्पसंख्यक नहीं कहते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर यही बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और मुस्लिम तुष्टीकरण में अंतर करना क्या अभी संयुक्त राष्ट्र को नहीं आया है? चूंकि बार बार देखा जाता है निजी स्वतंत्रता की बात को दबा दिया जाता है, निजी
स्वतंत्रता की बात को इस तरीके से दबाया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा मिल सके। आपको उदाहरण देता हूं, पारसी है, ईरान से आए, भारत में 0.01% या उससे भी कम होंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि इस समय वो भारत में अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं, उनके अपने अधिकार हैं, कभी कोई इस तरह की सवाल नहीं खड़े हुए। जैनों की बात कर ली जाए, बौद्धों की बात कर ली जाए, लेकिन राजनीति या सियासत ऐसी है कि जानबूझ के घुमा फिरा के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जाती है, बहुलतावाद के नाम पे, विविधता के नाम पे। तो क्या संयुक्त राष्ट्र को भी इन चीजों को नहीं समझ में आता है? कई बार वो देखा जाता है, चाहे गाजा की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो, अनदेखा करती है इस तरह की चीजों को। जी जी प्रसून जी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और हमारे अपने देश की जो पहले की जो सरकारें हैं उनके अप्रोच में भी ये स्पष्ट रूप से दिखता रहा है कि जब एक विशेष धर्म को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो वहाँ पर वो बहुलवाद और अनेक तरीके के जो एक दोहरे मापदंड वहाँ पर दिखते हैं, जिसमें कि चाहे वो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग को उसको प्रोटेक्ट करने के नाम पर जो निजता का अधिकार है, जो इंडिविजुअलिटी किसी व्यक्ति की होती है, किसी राष्ट्र में करिश्माई लीडरशिप भी हो सकती है, कोई नेता करिश्माई भी हो सकता है, उसको बिल्कुल इग्नोर करके फिर बहुलतावाद के नाम पर एक तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई जाती है, वो जाहिर है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और केवल एक धर्म के साथ हो रहा है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। पैनल पे जो है डिबेट से जरा निकलना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है टॉपिक जो मुझे बताया गया तो वो टॉपिक नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी जी। तो संजीव जी, जी, इस पूरे प्रकरण में ये तो साफ है कि जिस तरह की चीजें लाई जा रही हैं भारतीय राजनीति में, भारतीय सियासत में, उससे सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही होगा एक देश के तौर पे। क्या ये बातें राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आती है या अपनी राजनीतिक गोटियां स्थापित करना चाहते हैं? जी देखिए प्रसून जी, मैं माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि लोकतंत्र, किसी भी राष्ट्र का लोकतंत्र हो, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उसका जो भविष्य तभी बेहतर हो सकता है जब सभी व्यक्तियों को, हर एक इंडिविजुअल को उसकी निजता को यथोचित सम्मान दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति जिसके के अंदर असाधारण क्षमताएं हैं, कोई व्यक्ति अगर करिश्माई नेतृत्व प्रदान कर रहा है तो उसको भी जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। उसको सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर, बहुलतावाद के नाम पर इत्यादि इत्यादि जो है अनेक बातों को कह करके उसे इग्नोर करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो शशि थरूर जी का जो बयान आया है उसमें यदि आप गांधी परिवार की ही पूरी उनका जो प्रभाव देखें तो उसके ऊपर भी उनको कुछ कहना चाहिए। यदि वो इतने ही जो बहुलतावाद के पक्षधर हैं तो क्या वो तुष्टीकरण की जो नीतियां रही हैं, जो परिवारवाद की जो नीतियां रही, उसके बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में असल में क्या होता है संजीव जी कि विविधता के नाम पे या इस तरह की बातें उठाकर कि सभी लोगों को समाहित करें, विविधता की बात कर रहे हैं, असल में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और मोदी जी को बैकफुट पे ले जाने की कोशिश की जाती है। और इस बैकफुट ले जाने की कोशिश में ऐसा होता है कि देश को बैकफुट पे ले जाते वक्त भी इनको पता नहीं चलता है कि देश बैकफुट पे जा रहा है। जी हाँ सोढ़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब कहते हैं राजनीति में, थरूर साहब कह रहे हैं कि राजनीति में मोदी जी का विकल्प खोजने की जरूरत ही नहीं है। जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 1947 में ऑंग सैन, जो कि बर्मा जिसे आप म्यांमार कहते हैं, उसके बहुत बड़े राजनेता थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर बर्मा के अंदर अनेकता में एकता के साथ खेला गया तो बर्मा ऐसा डूबेगा कभी उभर नहीं पाएगा। 1962 में पहली बार मिलिट्री जुंता ने बर्मा में सत्ता पाई और उन्होंने वही किया जिसकी चेतावनी ऑंग सैन ने दी थी। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया और म्यांमार आज उस हालत में पहुंच चुका है। पिछले साल नवंबर में म्यांमार के राष्ट्रपति ने कहा कि म्यांमार छोटे देशों में टूटने के कागार पे, वहां पे गृह युद्ध शुरू हो गया है। प्रसून जी, मैं भारत के कंटेक्स्ट में बताना चाहूंगा, 1947 से लेकर आज तक हर राजनीतिक पार्टी ने
धर्म का दुरुपयोग किया है चुनावी फायदे के लिए। और आज किसी पार्टी को एक आइसोलेट करना गलत है, क्योंकि पिछले 9-10 साल से सोशल मीडिया है, तो हमें लगता है कि शायद अभी हुआ है, लेकिन ये चीज 1947 से होती आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब मैं अपने फौजी दोस्तों, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई झगड़े देखता हूं धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, मेरे को डर लगता है। खासकर मैं फौजी ग्रुप में लड़ाई देखता हूं जो कुछ सर्विंग और रिटायर्ड अफसर करते हैं, कैसे लड़ते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये नेशनल चैनल है, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीतिक फायदे के लिए अगर कोई किसी धर्म का नाजायज फायदा उठाए या उसे नीचा दिखाए, वो चुनाव तो जीत जाएगा उस वक्त, लेकिन वो भारत को ऐसे अंधकाल में धकेलेगा जो कि आने वाला समय ही बताएगा। सामने हमारा एग्जाम्पल है म्यांमार है या पाकिस्तान है, जहां पे माइनॉरिटीज के साथ खिलवाड़ हुआ। देखिए पाकिस्तान की भी क्या हालत है। सोढ़ी साहब, एक्चुअली सोढ़ी साहब होता क्या है कि जब ये लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो उसमें कुछ लूप होल्स निकालते हैं, उसके बाद अपनी बातों को रखते हैं। मैग्ना कार्टा की बात कर ली जाए तो केवल उसका पर्पज ये था कि जो सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है राजा, उसकी मनमानी पे रोक लगाया जा सके। लेकिन आधुनिक काल में स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। वो राजा आज की तारीख में वो उपद्रवी तत्व बन गए हैं जिनको कहा जाता है कि वो अपने धर्म के अलावा न किसी धर्म की इज्जत करना चाहते हैं, न किसी धर्म के बारे में सुनना चाहते हैं। हद यहां तक है कि अपने धर्म की बुराइयों को भी दूर नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जबकि बुली करने का अगर वो देखा जाए इतिहास, तो सबसे ज्यादा बुली यही लोग कर रहे हैं। सोढ़ी साहब। प्रसून जी, देखिए, जो हमारा आज अगर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है हमारा अच्छा लिखा हुआ संविधान, दूसरा है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और अगर हम देखें, हमारे संविधान में साफ लिखा है कि भारत एक सेक्युलर देश है जहां पे धर्म गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बीच में नहीं आएगा। तो जब राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, जब वो अपनी स्पीचों में धर्म का इस्तेमाल करते हैं चुनावी फायदे के लिए, तो ये तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन तो है ही है, लेकिन ये भारत को बांटना, और ये चीज मैंने पहले भी बोली आपके अभी थोड़ी देर पहले, ये चीज 1947 से होती आई है। हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भारत बदल चुका है, भारत बदल चुका है, मोदी का भारत हो चुका है। संजीव श्रीवास्तव जी, आखिर इन नेताओं को दिक्कत क्या है मोदी का विकल्प देने में? देखिए, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नेतृत्व है वो उसके दौरान भारत का जो उत्थान और विकास काफी तेज गति से हुआ है। यदि मैं अगर विदेश और रक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो सम्मान है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजनरी नीतियों की वजह से बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत आज एक विश्व नेता के तौर पर देखा जाता है। अगर भारत के घरेलू नीतियों की बात करें तो भारत 5वें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि चौथी भी बनने की कगार पे है और आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। और भारत के अनेक क्षेत्रों में जो की सेक्टर्स हैं उसमें सर्वांगीण विकास हुआ है। गरीबों तक लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो पहुंचाई गई है। कोरोना के पैंडेमिक के दौरान हर घर जो है गरीबों को राशन मुफ्त पहुंचाना, उनकी देख रेख करना, सारे जो कार्य हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो छवि है एक बेहद जो है सम्मानित नेता, एक सम्मानित नेता है। लेकिन विविधता और बहुलता की बात करके शशि थरूर क्या साबित करना चाहते हैं कि भारत में विविधता नहीं है, कि बहुलतावाद नहीं है? क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, शशि थरूर जी का ये जो बयान है, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि उनको जो जिस रिकॉग्निशन को वो डिजर्व करते हैं उसको वो इग्नोर करने की कोशिश है। इस तरीके के बयान को दे करके भारत की जनता को भ्रमित करने का जैसा प्रयास है। क्योंकि देखिए, बहुलतावाद अगर की बात करना ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म की बात करना ठीक है, तो भारत का तो नेचर है। पारसियों को सोचिए कि वो अगर 1 लाख की जनसंख्या है, 1 लाख की जनसंख्या भी भारत में फल फूल रही है। दुनिया में पारसी सबसे ज्यादा भारत में है और दुनिया में इससे ज्यादा जनसंख्या कहीं नहीं है पारसियों की।
प्रसून जी, मेरा एक ही तर्क है, मैं एक ही तर्क कहूंगा। भारत, देखिए, भारत एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। भारत में बहुधर्म, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसा कि आपने अपने ग्राफिक्स में दिखाया। लेकिन भारत के लोकतंत्र का भविष्य तभी जो है बेहतर हो सकता है, या किसी भी विश्व के लोकतंत्र का भविष्य तभी बेहतर हो सकता है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को उनके सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण दिया जाए, और अगर कोई व्यक्ति विजनरी लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाए। बेहद अहम बात कह रहे हैं आप, बेहद बड़ी बात कह रहे हैं कि आज सरकार का फोकस व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता पे होनी चाहिए। सोढ़ी साहब, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि भारत का उदय क्या इस तरह के नेताओं के बयानबाजी से रुक पाएगा, या अभी भारत मोदी के नेतृत्व में बढ़ता रहेगा? प्रसून जी, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और आज भारत का सम्मान दुनिया का हर देश करता है। दुनिया का हर बड़ा नेता भारत आना चाहता है और मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग रखना चाहता है। भारत जो 10 साल पहले था और अब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। इस चर्चा को फिलहाल हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।